जो कल मैंने बताया था, वो था अपना साइको एजुकेशन। उसे कहते हैं कि नॉलेज, ज्ञान होना ज़रूरी है, कि हमें अपनी इस परेशानी के बारे में कम से कम पता हो कि मुझे ये परेशानी है और ये परेशानी मुझे हुई है तो क्यों हुई है, ये भी तो ज़रूरी है, भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये नॉलेज दे रहे हैं। फिर ठीक, तो जैसे हिप्नोथेरेपी है, मेडिटेशन है, इसके अलावा जब ERP थेरेपी करेंगे उससे हो ही जाना है। आपका मन है जो विचार बार बार आता है, तो आपके साथ भी ऐसा करके आपको ठीक कर देंगे। आपको तो इसके बिना ही ठीक कर देंगे, आप तो ठीक हो ही जाओगे, और आपका तो वैसे ही चल जाएगा, देख देख ही आप सीख जाओगे। ये आपका कहना है ना, ऐसा आप मानते हो, सच तो वो है ना जो हम मानते हैं। हाँ, क्योंकि अभी आप करेंगे ना, कुछ होगा नहीं। देखो, अगर हमें जिस चीज़ से प्रॉब्लम है, जैसे आपको गंदगी से प्रॉब्लम है, आप गंदगी के साथ जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई एंग्जाइटी ना हो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम तो जा ही नहीं सकते गंदगी के पास। हाँ, जा नहीं सकते, लेकिन ले जाया तो जा सकता है ना। अब देखिए, एक उदाहरण से समझिए कि एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर देखा है ना, या कोई भी कार का या कोई बस का उदाहरण ले लो। जैसे ट्रैक्टर का समझ जाते हैं, तो ट्रैक्टर ट्राली लेके जा रहा है, ये उसके पैर, जो पहिए हैं, ये अब कीचड़ के अंदर धंस गए हैं। उसके पीछे एक ट्राली है बड़ी सारी, ठीक है। अब ये पूरा धंस गया है, तो ये निकल नहीं सकता ना, अपना जोर ये बहुत लगा रहा है, ये निकल नहीं रहा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? है धक्का देना पड़ेगा। कहाँ धक्का लगाएंगे, आगे या पीछे? पीछे लगाएंगे तो भी ना, तो एक तो पीछे से धक्का देंगे, तो वो पीछे जो धक्का देगा वो भी कीचड़ में जाएगा एक बार तो। हाँ, आगे से, ठीक है, एक ट्रैक्टर आगे से खींचेगा, एक पीछे से धक्का लगाएगा, तो ये निकल जाएगा ना। हाँ, तो ऐसा ही हम करने वाले हैं ना। तो आप तो फंस चुके हैं, आप अपने आप नहीं करोगे, हम धक्का तो देंगे ना, धक्का लगाएंगे ना, आगे पीछे से, कोई तो आगे खींचेगा, कोई पीछे से फोर्स करेगा, तब निकलोगे ना, ऐसे नहीं निकलते। आपको धक्का जरूरी है कि आपको इमोशन सपोर्ट भी मिलेगा, कि आपको मोटिवेट हर बार कर रहे हैं ना सतीश जी हैं, रामगोपाल सर, कि आप कर सकते हो, कर सकते हो। ये पीछे से धक्का दिया जा रहा है, हाँ, तो आगे से ERP करवा रहे हैं, वो आपको आगे खींच रहे हैं, तो कोई एक आगे खींचेगा, कोई पीछे से सपोर्ट करेगा, तो आप निकल जाओगे। यही है यहाँ थेरेपी का असली मकसद। अगर आप अपने आप हो जाता तो फिर हो गया होता ना इतने सालों में। ERP बगैर नहीं हो सकता। देखो, ERP के बगैर हो सकता है, एक डर घुसा हुआ हाँ, वो डर। अब एक उदाहरण से समझो, ERP क्यों जरूरी है। अगर आप कहीं गांव में एक ऐसा बंगला है जिसे आप भूत बंगला कहते हो, है ना, भूत बंगला, आपने बचपन से उसके बारे में सुना है कि उसमें भूत रहते हैं, आपके मन में बैठा हुआ है, लेकिन आप वहां कभी जाते ही नहीं हो। उस भूत बंगले की तरफ मुंह करते हो तब भी घबराहट होने लग जाती है, उस तरफ थोड़ा सा चल लो तो आपको घबराहट होती है, डर लगने लग जाता है ना। फिर आपको कोई थेरेपिस्ट कहता है कि कोई बात नहीं, आप जा करके देखो, मन से निकाल देता है, भूत नहीं होता है, निकल गया एक बार तो। फिर भी आप उस तरफ जाते हो तो चिंता होती है, आप जाने की हिम्मत नहीं करोगे। फिर वो कहेगा भी मेरे साथ चलो, एक कदम चलो, एक कदम चलोगे आप आ जाओगे, दूसरे दिन 5 कदम चलोगे किसी के साथ में, फिर घबराहट हुई, वापस आ गए। इस तरह से करते करते 1 महीने में उस बंगले में चले जाओगे, और आप घूम लोगे, बंगला देख लोगे, कुछ भी नहीं है किसी के साथ में, फिर तो आप अकेले ही चले जाओगे ना। हाँ, तो ये ERP है कि एक बार साथ की जरूरत पड़ती है, करना होगा। हाँ हाँ हाँ, साथ की जरूरत पड़ती है। गुरु का होता है ना कि उंगली पकड़ के कुछ दिन तो वो चलाएगा, फिर अपने आप ही चलना है ना। हम तो कुछ दिन तो आपको पूरा करवाएंगे यहाँ पर, 5 दिन, उसके बाद आपने चलना है। आपने चलना एक बार स्टार्ट कर दोगे फिर तो चल ही जाओगे ना। जैसे एक बार ट्रैक्टर है, जब ये धक्का दे के निकल जाएगा फिर तो अपने आप ही चलेगा ना, तो हमेशा धक्के की जरूरत नहीं रहेगी ना, या खींचने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप फंस चुके हो, इतना मान लो कि हर एक इंसान फंस जाता है, हम भी फंस जाते हैं। जैसे मैं फंस गया तो मैं अब गुरु के पास जाऊंगा और उनसे सलाह लूंगा तो निकल गया ना, फिर अपने आप चलता रहूंगा। तो हर एक इंसान फंसता है, आप कुछ ज़्यादा फंस गए। हर एक इंसान के जीवन में आती है ना कठिनाइयाँ, तो जरूरी नहीं है कि OCD वाले ही ज़्यादा फंसे हुए हैं, डिप्रेशन वाले भी फंसे हुए हैं, फोबिया वाले भी फंस जाते हैं, और बीमारी होती है वो भी तो दिक्कत में आते हैं। तो आप अपने आप को दूसरों से इतना अलग ना माने, आप एक सामान्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है। OCD सबके अंदर होती है थोड़ी सी, तो आप भी वो थोड़ी सी लेवल बढ़ गए, और कुछ नहीं है। गंदगी से डर सबको लगता है, लेकिन आपको लगता है उतना नहीं डर लगता। हाँ, सबको लगता है ना, लैट्रिन सबको लग जाए, टॉयलेट लग जाए, तो 100 में से 90% महिलाएं, उनको डर लगता है। अब वो जो 10% जिनको लैट्रिन लगी और वो खाना खा ले, तो वो और ज़्यादा बीमार है, उसको बीमार कहेंगे ना कि देखो गंदगी लगी हुई है फिर भी वो खाना खा रहा है। तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा, पहले साफ करेगा फिर खाना खाएगा। आपको लगी नहीं हुई है
और आप डरने लग गए हो, ये गलती होगी ना। हाँ, ये गड़बड़ होगी कि आप थोड़ा सा हाई लेवल पे ज़्यादा सुरक्षित स्थान पर जाने की सोचने लग गए। हाँ नॉर्मल आदमी एक बार हाथ धो के हाँ, संतुष्ट हो जाता है, वो उसके ऊपर ध्यान। हाँ हाँ, बार बार करते हैं, तो ये बीमारी है। तो बार बार रिपीट करने की तो दिक्कत हो गई है। तो थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है, ज़्यादा नहीं है, उसको बैक कर लेंगे ना, थोड़ा सा रिवर्स आ जाएंगे। ऐसा ही है ना रानी, ऐसा ही करना है। थोड़ा सा हम ज़्यादा चले गए ना आगे, कि अब दौड़ है, कुछ लोग तो इतना आगे चले जाते हैं कि पीछे पता ही नहीं वो लाइन कहाँ रह गई, तो उनको पीछे आना पड़ेगा ना। तो आप तो बहुत ज़्यादा दौड़ पड़े, आप लोगों से कुछ ज़्यादा ही एडवांस निकल गए ना, बहुत ज़्यादा। तो ये है, आप विचारों में कुछ ज़्यादा ही आगे तक चले गए, सफ़र आपने लंबा कर दिया, और कुछ नहीं है। वापस आना है आपको, तो वापस खींचने की जरूरत है ना। हम तो कहते हैं आपको देखो एक काम करना होगा, ओसीडी है या आपको, कि गंदगी फैलाओ अभियान चलाना पड़ेगा। मोदी ने चलाया ना सफाई अभियान, तो ओसीडी वालों के लिए गंदगी अभियान है कि आपको गंदगी में रहना पड़ेगा ना, कुछ दिन गंदगी में रहना पड़ेगा, गंदे कपड़े पहनने पड़ेंगे। 2-3 चुनाव होते हैं हमेशा इंसान के पास ओसीडी के लिए। 3 चुनावों को आपने ध्यान में रखना है। एक तो है ऑब्सेशनल चॉइस, कि जो ऑब्सेशन आता है मन में, जैसे गंदगी है साफ कर लो, ये ऑब्सेशनल चॉइस है कि आप जो मन में आता है वैसा करते रहते हो, ऐसा ही है। दूसरा है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, कि मन में आया वो किया ही नहीं, करना ही नहीं है, ठीक है, मन में आ रहा है गंदगी, हाथ धो लो, धोएंगे नहीं, जिद्दी बन जाते हैं। और तीसरा है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस, कि मन जो कहेगा हम उसका उल्टा करेंगे। मन कह रहा है साफ करो, तो हम ज़्यादा गंदगी फैलाएंगे। मन कह रहा है कि यहाँ पर ना गंदगी है, तो बाहर से ला करके फेंकेंगे, कचरा सारा घर में ला कर फेंकेंगे। तो ये एंटी ऑब्सेशनल है। तो आपने देखो भी करना क्या है, एंटी ऑब्सेशनल चॉइस अपनानी है या नॉन ऑब्सेशनल, क्योंकि ऑब्सेशनल तो आप पहले से कर ही रहे हो। हाँ, तो ईआरपी है एंटी ऑब्सेशनल, कि उस चीज़ के खिलाफ आपने काम करना है, उसका विरोध करना है। मन कहता है कि धो लो, ज़्यादा गंदे करने हैं, मन कहेगा उसका उल्टा करना है। फिर देखो कैसे ठीक नहीं होगी, हो जाओगे ना, मन कहना ही बंद कर देगा। ये मन को पता लग जाएगा, ये तो मैंने अगर कह दिया तो ये तो उल्टा करेगा, तो इसका अब इससे बात नहीं बनेगी। तो आप समझ गए, लग रहा है भी हो गया अब तो काम। हाँ, बन गई बात। देखो आप तो ठीक ही हैं, बस आपको तो एक धक्का देने की ज़रूरत है, बाकी आपका है, आपको मेहनत करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप है अपना। ये ग्रुप का ये फायदा होता है कि आप जो सबको साथ लेकर के चलना। जैसे आप 2 कदम चल लिए, तो आपका फर्ज है कि बाकियों को साथ लेके चलोगे। जैसे आपको कुछ चीज़ समझ में आ गई, तो वो ग्रुप को समझाओगे। तो आपने ग्रुप डिस्कशन करना है, सब ने मिल करके, पार्टिसिपेंट ने, कि आप ग्रुप डिस्कशन किया करो। जैसे ये हैं बहन जी को समझ में नहीं आ रही कुछ बातें, तो आप समझाओगे, आप सब मिलके समझाओगे। ऐसा नहीं है कि हम समझा रहे हैं, कई बार हो सकता है कि वो बात नहीं पड़ रही बात पल्ले, तो सबको समझाओगे। सब आप धीरे धीरे इनको साथ लेके चलोगे, धीरे धीरे दूर तक लेके गए, तो आप भी एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे मिल करके। हाँ, अकेला इंसान नहीं चल सकता ना, मिलकर चलना है। तो इस मिशन में तैयार हैं सभी, तो ये दूसरे दिन में मिल करके चलना है। तो 1 घंटे का या आधे घंटे का आपको ग्रुप डिस्कशन का टाइम दिया जाएगा, तो आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे और अपना अपना आइडियाज़ लगाएंगे कि हम ऐसे ऐसे करें। तो आप जो 500 हैं वो बैठेंगे, ठीक है। तो अभी राम सर आ गए हैं, मैं 15 मिनट बता देता हूँ, फिर इंडिविजुअल सेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ग्रुप में बताना था आधा घंटा। अच्छा चलो, आप आधा घंटा ग्रुप में बता देना, मैं 15 मिनट ले लेता हूँ। हाँ आप 15 ले लो। हाँ, तो संगत जी धीरे धीरे गहरे लंबे सांस लें, और अगली बार जब भी मैं कहूँ संगत सो जाओ, तो आप गहरी नींद में सो जाया करेंगे। तो अब उठ जाइए संगत जी, हाँ बैठ जाइए, इधर आ जाइए। शांत मन, हाँ हो गया ना, हाँ हाँ बस हो गया। पारी है सर, सर पारी है, अच्छा हल्का है सब कुछ। चलो, तो तुझी चाह नहीं पीती, बाकी सारिया ने पी ली, जा चाह पी के हाँ कोई नहीं, हो गया ना, सुन लग गया हूँ तो बस हूँ ठीक है। हाँ, तो कैथारसिस की मैं टाइप बताने वाला था आपको, कैथारसिस की क्या क्या टाइप है।
तो कैथारसिस करना क्यों जरूरी है वो तो गुरुजी ने बता ही दिया था कि हम रोज शरीर की सफाई करते हैं, मन की सफाई बहुत जरूरी है। ओसीडी वालों की एक ही खास कमी रह गई कि उन्होंने मन की सफाई नहीं की, हमने कैथारसिस का प्रयोग नहीं किया। जो हॉबीज पूछी थी आपसे वो भी एक कैथारसिस का पार्ट है। तो सबसे पहला कैथारसिस आता है जो नॉर्मल आप करोगे घर में, ये होमवर्क भी है कि आप कहते हैं ना कि 5 दिन में तो हो जाएगा, चलो फर्क पड़ गया, तो हम रेगुलर इसे कैसे करेंगे, तो उसमें ये कैथारसिस डेली बेसिस पे आपको करना होगा। तो उसमें सबसे पहला है म्यूजिक। देखो म्यूजिक सुनना भी कैथारसिस है, और म्यूजिक जो आप श्रवण करते हैं वो भी कैथारसिस का पार्ट है, और गाते हैं वो भी कैथारसिस है। तो जो गाते हैं, आप किसी को गाना आता है या? हाँ, सुन लेते हैं। जब आप जो प्यारा गाना सुनते हो तो आप खो जाते हो, तब भूल जाते हो ना सब कुछ, तब हम पता ही नहीं होता कि ओसीडी में है क्या, तो वो कैथारसिस है। तो मन एकदम साफ हो रहा होता है। कैथारसिस का मतलब क्या है? प्यूरिफिकेशन करना। जैसे गंदी हवा कमरे में आ जाए तो हम प्यूरिफाई करते हैं, तो वैसा ही मन के अंदर कुछ गंदे विचार आ गए हैं, कुछ इमोशन गंदगी वाले आ गए हैं, इमोशन नेगेटिव इमोशन आ गए, तो उन्हें हम प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो प्यूरिफिकेशन के लिए कैथारसिस जरूरी है। जैसे हम किसी भंवर में फंस जाते हैं, अब देखो विचारों का एक भंवर है, इमोशन का एक भंवर है, ओसीडी, डिप्रेशन और कुछ नहीं। मैंने भी इन भंवरों का सामना किया कि इंसान को पता होता है लेकिन फिर भी वो उनसे निकल नहीं पा रहा होता। भी हम चाहते हैं निकलना, समझ भी आ रहा होता है लेकिन निकला नहीं जा रहा होता। सब कुछ पता होते हुए भी एक अंदर से कोई चीज है ना जो रोक रही है, कुछ चीज तो ऐसी है जो हमसे खिलाफ कुछ काम कर रहा है, मन के अंदर कुछ ऐसा है, सब कुछ ऐसा है। तो उसको तोड़ने के लिए कैथारसिस करना होगा, वो जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले आप गा सकते हैं, आप म्यूजिक बढ़िया सा सुन सकते हैं जो प्यारा लगे, जैसे जो धार्मिक आपको भजन अच्छे लगते हैं, आरती अच्छी लगती है, वो गा सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि डांस करना, डांस करना भी कैथारसिस का बेस्ट है। तो जो आप डांस करते हैं तब आपको ओसीडी की याद रहती है? बताइए। हाँ जी रानी, न भूल जाते हैं ना कुछ देर के लिए, फिर से वही चक्कर चलने लग जाता है ना। तो हम डेली बेसिस पे ये करेंगे तो कुछ ही समय में हमारी पैटर्न्स हैं, जो आदतें हैं वो बदल जाएंगी। तो एक तो ये है, और इसका दूसरा है ये पंचिंग पैड वाला, ये किया था, ये भी आपको घर में करना है। हाँ, गुस्सा निकालना है। आप देखो पहले ज़माने में क्या होता था कि हम हाथ से बहुत काम किया करते थे, आजकल मशीनें आ गई, तो औरतें कपड़े हैं वो भी हाथ से धोया करती थी ऐसे। तो आपको गुस्सा है, जैसे सास पे गुस्सा है, किसी और पे गुस्सा है, तो उसका सूट आता था, जोर जोर से ऐसे मारते थे, हाँ निकाल देते थे, कपड़े पे निकलता था, चक्की चलाती थी, तो वो एक्सरसाइज के माध्यम से उनका कैथारसिस हो जाता था। हाँ, तो वो मन में चलता रहता था, साथ ही साथ जोर उस पर चलाते रहते। अब हाथ का काम तो कुछ रहा नहीं है, सारी मशीनें आ गई है, मोबाइल आ गया, तो कैथारसिस हमने बंद कर दिए। फिजिकली जो ये कैथारसिस में है कि एनर्जी को रिलीज करना, जो मन में एनर्जी इकट्ठी हो गई है उसको रिलीज करना है हमने किसी भी माध्यम से। तो उसमें दूसरा है पंचिंग पैड। तो आप घर में तकिया ले सकते हैं, तो जैसे आपको धनसुख भाई पे गुस्सा है तो इन पे नहीं निकालेंगे, तो आप तकिए पे इनकी फोटो बना करके या किसी न किसी तरीके से निकालेंगे। इसमें आपका नुकसान, आप किस पे निकालेंगे फिर? अच्छा चलो, ये तो आपके महानता है, तो फिर आपको किसी पे निकालना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए देखो गुस्सा मन में आता है। अब किसी ने कुछ कह दिया ना तो मन में इकट्ठा होता है, सबके होता है, वो निकालना जरूरी है। जब तक वो नहीं निकलेगा मन शांत नहीं हो सकता। तो मन को शांत करना जरूरी है। शांत मन में देखो, अगर जमीन हमने अच्छी तरह से प्लेन कर दी, या उसकी बुआई कर दी, जुताई कर दी, तभी फसल बो सकते हैं। या कोई बंजर भी खड़ा है, कोई कूड़ा करकट भी उसमें है, झाड़ियाँ भी खड़ी है, तो अब हम उसमें बो सकते हैं। तो मन को भी सफाई होगी ना, तब भी कुछ इसमें नया कुछ हो सकता है। तो मन की सफाई इस तरह। आपको बनाना आता है ना, कितना अच्छा आर्ट करना, तो वो भी एक थेरेपी का है पार्ट, क्या कला, कि आप कुछ बनाएं। जैसे सिलाई करती हैं औरतें, कढ़ाई करती हैं, कोई पेंटिंग करते हैं, ब्रुश कुछ ले लिया करें। कुछ भी जो आपका शौक है उसमें आप कुछ घंटे बिताएं, सारा दिन इसमें ना लगे रहें। तो देखिए कि आपके इमोशन जो एनर्जी है वो उसके माध्यम से निकल जाएगी। तो कुछ आर्ट वर्क करें, कुछ पेंटिंग बनाएं, दीवार पर बनाएं, कागज़ पे या कैनवास पे, किसी पे भी बनाएं। तो ये कैथारसिस का एक प्रकार है। उसके बाद है, अगला आ जाता है राइटिंग। और जो भी आप राइटिंग करते हैं, कुछ भी, जैसे शायरी लिखता है, किसी को शौक है, कहानी लिखने का शौक है, चुटकुले लिखने का शौक है, कुछ भी जो लिखने का शौक है, डायरी लिखें, तो भी एक कैथारसिस का पार्ट है। आप देखिए कि 5 मिनट अगर आप लिखते हैं ना अपने अंदर के जज्बातों को,
कम से कम अपने अंदर के जज्बातों को ही लिख दीजिए, उससे भी मन शांत हो जाएगा। उसके बाद वॉचिंग मूवीज एंड आप मूवी देखते हैं तो वो भी कैथारसिस का पार्ट है। आपने देखा होगा कि बच्चे ये अग्रेशन वाले जो जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है वो ज़्यादा गेम खेलते हैं, तो उनका वो इमोशन निकलता है, उनकी एनर्जी रिलीज हो रही होती है कि वो ज़्यादा उनको मारते हैं, दहाड़ते हैं। तो आप ऐसी कुछ मूवी देखें जिनसे आपका मन हल्का हो जाए, तो ये कैथारसिस का पार्ट है। उसके बाद शाउटिंग आता है कि आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं, क्योंकि हमने ना बंद कर रखा है, किसी के प्रति गाली आ रही है तो जैसे रामगोपाल सर या गुरुजी करवाते हैं कि चाइनीज़ भाषा का प्रयोग करें, ऐसे कुछ शब्दों से जिसका कोई मीनिंग ना हो उस तरह से आप बोलें। उसके बाद साइको एनालिसिस हैं, वो दूसरे की मदद से किया जा सकता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट है। उसमें एक हंसना भी कैथारसिस है, बहुत बढ़िया कैथारसिस है। जो सेरोटोनिन और डोपामाइन कम हो गया है, अगर जो हंसते हैं ना उनका डोपामाइन और सेरोटोनिन कभी कम नहीं हो। हंसना बहुत जरूरी है, हंसना भूल गए ना। अब देखो हंसने में ना बहुत कम मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ता है चेहरे की, वो रोते हैं तो उसमें 30 कितनी बताते हैं साइकोलॉजिस्ट, शायद 82 मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ता है। बुरा सा चेहरा बनाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है भद्दा सा चेहरा बनाने में। और मुस्कुराने में कोई मेहनत नहीं लगती है, वो वैसे ही एनर्जी रिलीज होती है, बहुत बढ़िया लगेगा। तो आप हंसने की आदत बनाएं। आप कुछ ऐसा ग्रुप तैयार करें जहां पर हंसने वाले या वैसे ही मजाक करने वाले लोग हों, किसी के ऊपर मजाक ना किया जाए, ना किसी का मजाक ना बनाया जाए। आपको लगता है भी क्योंकि हम दूसरे का बनाएंगे तो दूसरे हमारा बनाएंगे, अगर आप इतना जज्बा रखते हैं खुद का मजाक उड़ा सकते हैं तो बेस्ट है। तो कई बार खुद का मजाक उड़ा के देखिए, जो इंसान खुद का मजाक उड़ा सकता है वो इंसान कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि हमने खुद को तो वो ठाकुरों की खानदान ऐसी प्रजाति मानी होती है ना, जिसका मजाक हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो ये इज्जत बेइज्जती से दूर खुद का मजाक पूरा उड़ाया करें। थर्ड एंगल से जो खुद का मजाक उड़ाता है ना वो भारी नहीं हो सकता, इंसान हमेशा हल्का रहेगा। तो इससे अच्छा है कि दूसरे हमारा मजाक उड़ाएं, इससे पहले खुद का ही उड़ा लिया करो। तो जो खुद का उड़ाता है ना उसके दूसरे नहीं मजाक उड़ा पाते, और जो खुद का नहीं उड़ाता है और ना ही उड़ाने देता है तो उसका मजाक ज़्यादा उड़ता है, उसके ऊपर मजाक ज़्यादा होता है। हाँ, तो इसलिए आप खुद का मजाक ऐसा ग्रुप तैयार कर लें, भी सबके साथ नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ बचपन की या बेहूदगी बातें हैं, कुछ उल फजूल बातें हैं, उन करके आपका मन हल्का हो जाएगा। तो ये जो हास्य है ना बहुत ज़रूरी है। कॉमेडी शो आप देख सकते हैं। आपने कॉमेडियन को देखा है कितने वो स्ट्रेस में या कभी नहीं जाते ना। कॉमेडी की कितनी आवश्यकता है आज देश को। हंसाने वाले कितने कम है, रुलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, घर में भी मिल जाएंगे, हंसाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो एक दोस्त ऐसा रखिए, चाहे मैं तो कहता हूँ पैसे दे के भी ऐसा दोस्त रखना पड़े ना साथ में जो हंसा सकता हो तो अच्छी बात है। तो वो आपके पैसे कितने बचा देगा। एक तो आपको बीमारी नहीं लगेगी, अब बीमारी नहीं लगेगी, शारीरिक बीमारी भी नहीं होगी, मानसिक बीमारी भी नहीं होगी। तो मान के चलिए कि लाइफ में आपके 1-2 लाख रुपए तो वैसे बच जाएंगे। उस दोस्त को आपको खिलाना पड़ जाए तो उसको वैसे ही पकड़ के ले जाया करें, चलो यार खाना खा के आएंगे, उसको वैसे ही घुमाते फिराते रहें, क्योंकि आपका इलाज हो रहा है, उसमें थेरेपी हो रही है ना। उसका तो वैसे ही नेचर है, क्योंकि उसका तो नेचर है हंसी मजाक करना, तो उसके साथ खुश आप हो जाएंगे। फायदा अपने को हो रहा है। हाँ, फायदा अपने को ज्यादा हो रहा है, हाँ उसको तो हो ही रहा है। तो ऐसे दोस्त एक जरूर साथ रखें जो हंसी मजाक कर सकता हो, जो वैसे ही उसका नेचर हंसता हो। कुछ लोगों को देख करके ना हंसी वैसे ही आ जाती है, कुछ लोगों का चेहरा ही वैसा होता है, कुछ लोगों की बातें ऐसी होती है कि हंसी को कोई रोक ही नहीं पाता है। तो वैसे कुछ ना नेचुरल होते हैं हंसाने वाले, तो उन लोगों को पकड़िए। कुछ लोग नेचुरली डराने वाले होते हैं कि उसके पास जाते ही डर गुस्सा अपने आप ही आने लग जाता है, तो वो जन्मजात ही वो कहते हैं वेस्टेज होते हैं, तो उनका जन्म ही कठिन समय में हुआ होता है। तो उन लोगों से दूरी रखें कुछ दिनों के लिए। तो ये काम करेंगे आप। तो गेम है जो खेलना है वो कैथारसिस का बेस्ट पार्ट है। तो खेल, अब देखिए आप खेलना छोड़ दिया ना, पहले बड़े बड़े ऐसे मैदान हुआ करते, अब मैदान भी नहीं रहे, फ्लैटों में लाइफ आ गई है, छोटे से डब्बी जैसे घर हो गए हैं, ऐसा हो गया ना शहरों में ज़्यादातर। स्कूल में तो मैदान मिलता नहीं है आजकल सिटी के अंदर। हाँ, मैदान में ना टीचर भी बीमार हो गए हैं, आप तो जानते होंगे कि वो मैदान में बच्चों को ही नहीं जाने देते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा ना, लगभग टीचर वर्ग वीडियो में देख रहे होंगे, मैं डाल भी दूंगा। देखो मैं जिनसे मिला हूँ, क्योंकि मैंने कई स्कूलों में रामगोपाल जी ने भी काम किया, हमने काम किया, बच्चों से ज़्यादा टीचर बीमार हैं वहाँ। नहीं, वैसा नहीं है कि उनको ओसीडी है, वो वैसे ही बीमार हैं,
वो ना बीमार कर दिया, एजुकेशन सिस्टम ने उनको बीमार ही पैदा कर दिया है कि उनका एक तो रूटीन होगा कि पढ़ो नंबर लो, उसके बगैर कुछ नहीं है। गेम पीरियड तो बस खाना पूर्ति में एक गेम का टीचर रखते हैं, उसको भी एक्स्ट्रा पीरियड देते रहते हैं, तो उनको खेलने के लिए तो भेजा ही नहीं जाता। मैं केवी में था, मेरा तो एक्सपीरियंस है, तो अब मेरे को पढ़ाने लिखाने से ज़्यादा होता नहीं था। मैं जाता था डायरी लेके, वो डायरी खोलता, बच्चे को पता लग गया भी ये टीचर ज़्यादा तो कुछ सीरियस है नहीं, तो अपा भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। बच्चे ज़्यादा सियाने होते हैं, स्मार्ट होते हैं, पता लगा लेते हैं। तो मैं कहता भी देखो बच्चों, मैंने मारना तो है नहीं। फिर कहते बल्ले बल्ले, वो आपको मन में आता है ना जो कुछ करो। फिर बच्चे तो अपना ही फिर तांडव रचाते थे। अब मेरे को कहते भी हमने तो खेलना है, कहते और तो कोई खेलने ही नहीं देता, मिन्नतें करने लग जाते बच्चे, उसी के आगे मिन्नतें ज़्यादा करता है जो मान लेता है। तो मेरे को कहते खेलना है और तो कोई खेलना ही नहीं देता, आप तो इतने अच्छे हो। मेरे को चुना लगाने कैसे न कैसे करके टीचर को पटाएं, तो मेरे को पटा के गेम में चले जाया करते थे, घंटे खेलते। अब किसी का कोई पैर चोट लग जाए, नाम मेरा आ जाता था, मैडम मेरे को बुला लेती, कहती आप देखो ये पढ़ाने के लिए ये है। मैं को करें क्या? अब मेरी क्लास आते ही ना बच्चे मेरे से पहले ही ग्राउंड में चले जाते। अब मैं ढूंढता रह जाता, एक को पकड़ता, दो भाग जाते। मैंने कहा इससे अच्छा है कि इनको छोड़ ही दो। मैंने कहा खेल लो, अपना क्या, आप आराम से बैठे रहते। मैं भी खेलने लग जाता, फिर और मजा आता, मेरे को भी मजा आता। मैंने सोचा भी अपने को रिजाइन करना पड़ जाएगा, और तो क्या है, इससे तो बेहतर नहीं हो सकता। तुमको जितने दिन चलता है चलने दो। हाँ ना, बच्चों के साथ अब बच्चों को चाहिए, कहते यार पढ़ाई सारा दिन, मेरे को भी लगता था यार क्या इनको बोर करें। जब इनका मूड होगा ना, मैंने कहा जिस दिन मूड हो ना पढ़ने का तब बता देना। उनका मूड कभी बना नहीं, मैंने कभी पढ़ाया नहीं। तो बच्चों का ऐसा ही होता है। तो मेरे को 5-10 मिनट मिलते थे प्रेयर टाइम पे, क्योंकि तब सारे टीचर होते, तब मैं पढ़ा दिया करता था। तब मैंने कोई मैसेज देना होता था वो दे दिया करता था। मैंने कहा इतना ही सीख लिया तो भी बहुत है, तो वो इतना ही कर लेते थे। तो ये जरूरी है बच्चों के लिए, दौड़ना खेलना, बड़ों के लिए भी है। हम भी खेलें। हम देखो सैर तो बहुत कम लोग करते हैं, शाम को कितना खेल पाते हैं, मैदान में नहीं जाते हैं। हाँ, तो ये आप हफ्ते में 2 हफ्ते में खेलने के लिए जरूर टाइम निकालें। औरतें हैं, अपना जो पारंपरिक खेल हैं, पहले औरतें खेलती थी, जैसे भजन भाव गाते हैं रात को, जैसे आप जाया करो, तो जो जाती है ना, इकट्ठी हो जाती है औरतें। तो अब जैसे अपने तो राम गोपाल जी रात जगाने जाती हैं औरतें, जैसे कोई शादी विवाह होता है तो वहाँ पर वो अपना नाच गाना करती है, उनसे वो कैथारसिस हो जाता है, वो ठीक रहती है 2-3 महीने। हाँ, वरना वो लड़ाई झगड़ा, उनका मूड खुश हो जाता है। तो ऐसा करना चाहिए, तो ये जरूरी है। तो ये पार्ट ऑफ कैथारसिस है। तो कल क्या करेंगे कि वो जो पीटने वाला चिल्लाने वाला है ना, वो दोबारा से करेंगे। और उसके बाद हिप्नोथेरेपी का सबका ग्रुप में एक सेशन रहेगा, उसके बाद 2-3 घंटे वो सेशन चलेगा। तो जैसे कल राम गोपाल जी फ्री कर देंगे, उसके बाद जस्ट अपना सेशन आएगा ग्रुप में थेरेपी का, और उसके बाद इंडिविजुअल। तो अभी राम गोपाल सर का सेशन रहेगा, उसके बाद पर्सनल क्लासें हैं। ठीक है, ठीक है राम सर, आ जाइए प्लीज़, वेलकम।